भारत में देसी और विदेशी दोनों वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कृषि के लिए 18% ऋण प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत लघु वित्त बैंक एवं विदेशी बैंक को भी रखा गया है। अगर यह वित्त कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो यह वित्त नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। नाबार्ड के माध्यम से यह सीमा नाबार्ड के माध्यम से यह व्यय कृषि एवं अवसंरचना नाबार्ड के माध्यम से यह व्यय कृषि एवं अवसंरचना में किया जाएगा। कृषि एवं अवसंरचना में किया जाएगा।
नाबार्ड के माध्यम से यह व्यय कृषि एवं अवसंरचना में किया जाएगा। है? हाँ, नाबार्ड पहुंच जाएगा। जैसे क्या है, इसमें कहा गया है कि 100 रुपया अगर आपने रखा है ऋण के लिए, ठीक है, तो ऋण के लिए 100 रुपया रखा है, तो 40 रुपया क्या पीएसएल के लिए रखना होगा, ठीक है, कितना, और 40 रुपए में 18 रुपया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पीएसएल के अंतर्गत कृषि की सीमा कितनी निर्धारित है, तो कितने %? 18%। और अगर ये खर्च नहीं होगा तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? नाबार्ड में ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दूसरा लिखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए सीमा को 75% तक रखा गया है। 75% तक रखा गया है। 75% तक रखा गया है। पीएसएल की सीमा को 75%। यहां 40 है, यहां कितनी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, ठीक है, के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए इस सीमा को 75% तक रखा गया है। 75% तक रखा गया है। इस सीमा के अंतर्गत कृषि के लिए सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक, नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक लिखिए। भूमि विकास बैंक की स्थापना, भूमि विकास बैंक की स्थापना सबसे पहले भूमि बंधक बैंक, सबसे पहले भूमि बंधक बैंक के रूप में पंजाब के सबसे पहले पंजाब के झंग जिले में पंजाब के झंग जिले में 1920 में की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भूमि विकास बैंक
कहां स्थापित हुई थी? ठीक है, पंजाब के झंग जिले में स्थापित की गई थी। 1966-67 में, 1966-67 में भूमि बंधन बैंक को बदलकर भूमि बंधन बैंक को बदलकर भूमि विकास बैंक में भूमि विकास बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित कर दिया गया। यह किसानों को संपत्ति के आधार पर, लाइन याद रखेंगे, यह किसानों को संपत्ति के आधार पर ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, बनाया गया क्या कि संपत्ति के आधार पर ऋण प्रदान करता है, बिना कोलेट्रल रखे हुए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखना यह संपत्ति के आधार पर किसानों को ऋण प्रदान करता है। क्लियर? अर्थात बिना गिरवी रखे हुए इससे ऋण नहीं लिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना कोष या कृषि अवसंरचना कोष, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका प्रारंभ 1920 ईस्वी में किया गया था। जिसका प्रारंभ 1920 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका प्रारंभ 1920 ईस्वी में किया गया था। इसके माध्यम से कटाई के बाद सामुदायिक कृषि से संबंधित निवेश हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण की व्यवस्था करना है। वित्त पोषण की व्यवस्था करना है। नोट में लिखिएगा, इसके माध्यम से नोट में लिखिएगा, इसके माध्यम से 2 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज में 2 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज में 3% तक छूट मिलेगी। ब्याज में 3% तक छूट मिलेगी।
इस ऋण को हाँ ना, नोट में ही, इस ऋण को अधिकतम 7 सालों में चुकाया जा सकता है। 7 सालों में चुकाया जा सकता है, जिसकी गारंटी सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवस्थापना विकास फंड। राष्ट्रीय अवस्थापना विकास फंड, राष्ट्रीय अवस्थापना विकास फंड RIDF, राष्ट्रीय अवस्थापना विकास फंड RIDF। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड के अंतर्गत काम करता है ना, बताए थे ना। इसकी स्थापना 1995-96 में 2000 करोड़ रुपए से की गई थी। 2000 करोड़ रुपए से की गई थी 95-96 में 2000 करोड़ रुपए से की गई थी। इस फंड का संचालन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार की स्वामित्व और राज्य के विकास के लिए फंड की व्यवस्था करना है। अर्थात राज्य सरकार के स्वामित्व वाले फंड की व्यवस्था और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए फंड की व्यवस्था करना। एक और लिख लेना, लीड बैंक नाबार्ड में लिखा चुका हूं, ठीक है। लीड लगता है क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लगता है 10 ईयर के, है ना। हाँ, भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण को उपलब्ध कराता है, ठीक है, 5 साल से अधिक अवधि के लिए। लीड बैंक लिखे 1916 में नारीमन समिति के द्वारा 1969 में नारीमन समिति के द्वारा लीड बैंक नारीमन समिति के द्वारा लीड बैंक का सुझाव दिया गया। इसके माध्यम से प्रत्येक
बैंक को, इसके माध्यम से प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया गया। प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटन किया गया, जिसका कार्य था जिले के लिए साख उपलब्ध कराना, जिले के लिए साख उपलब्ध कराना। साख क्रेडिट, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्या, देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, जैसे कृषि वित्त है तो लीड बैंक वगैरह से क्वेश्चन बने हैं, भूमि विकास बैंक से क्वेश्चन बने हैं, तो अब इनकी स्थापना और काम फाइनेंस में एक तरह से जो आपके लिए है, ठीक है। कृषि विपणन, कृषि उत्पादों का उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु की पहुंच को कृषि विपणन कहा जाता है। ठीक है, तो उत्पादन से लेकर जहां उत्पादित हो रहा है वहां से वस्तुएं कहां पहुंच जाएं, उपभोक्ता तक। तो उपभोक्ता तक एक तरह से वस्तुएं पहुंच जाएं, उसके लिए एक तरह से विपणन का पूरा काम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि विपणन के नाम से जानते हैं। अब ये कृषि विपणन जो है वो 3 तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि गांव की मंडियों में उपभोक्ता तक पहुंचने का काम होता है, ठीक है। खेत से लेकर है तो खेत से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु की पहुंच को एक तरह से क्या कहा जाता है, कृषि विपणन। तो गांव की मंडी या हाट, ठीक है, गांव में, ठीक है, हाट तो समझते हैं ना, हाँ, बाजार में वस्तुओं को सीधे बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है, वस्तुओं को सीधे बेचा जाता है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र की मंडी, ठीक है, निजी क्षेत्र की मंडी। अब शहरी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो मंडी संचालित होती हैं वो एक तरह से क्या होता है कि शहरी बाजारों में फसलों को बेचने का काम होता है। ठीक है, एक होता है शहरी संगठित मंडी, ठीक है, शहरी संगठित मंडी। यह मंडी
राज्य सरकार के पंजीकरण के बाद संचालित होती है। ठीक है, कैसे संचालित होती हैं? राज्य सरकार में पंजीकरण के माध्यम से संचालित होती हैं। ठीक है, और इनका संचालन मंडी समिति के माध्यम से होता है। ठीक है, के माध्यम से होता है। ठीक है, क्यों होता है? नोट में याद रखना, कृषि राज्य का विषय है। ठीक है, कैसा विषय है? कृषि राज्य का विषय है, अर्थात कानून कौन बनाएगा? ठीक है, और भूमि भी कौन सा विषय है? राज्य का विषय है। राज्य का विषय है। ठीक है, कैसा विषय है? राज्य का विषय है। क्लियर? अब मंडी समितियां कैसे बनती थी? ठीक है, मंडी समितियां, इसमें 10 से लेकर 17 तक सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते मंडी समिति में? 10 से लेकर 17 तक सदस्य होते थे। ठीक है, कितने? 10 से 17 तक सदस्य होते थे। इसमें कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कहां से मनोनीत हो सकते हैं ये सदस्य? ठीक है, राज्य सरकार इनको मनोनीत करती है कलेक्टर के माध्यम से। एक तो सहकारी बैंक से आ सकता है या समिति से आ सकता है कोई। एक तो यहां से आ सकता है, कोई समाज से भी, वो भी इसमें एक तरह से अपॉइंट हो सकता है। नगर पालिका या नगर निगम के पार्षद सदस्य के रूप में क्या हो सकते हैं? मनोनीत हो सकते हैं। ठीक है, मनोनीत हो सकते हैं। तो मैंने कहा ना, विपणन करना है, बेचना है, कि कहां तक पहुंचानी है। इसकी तो कोई जरूरत है नहीं कि भाई बाजार में बिकने गया, यहां गया बिकने। हमारा तो मेन क्या है, जो बाजार में गल्ला मंडी जिसको हम लोग बोलते हैं, गल्ला मंडी जानते हैं ना, अनाज मंडी। तो अनाज मंडी की बात कर रहा हूं मैं यहां। ठीक है, अनाज
मंडी की बात कर रहा हूं यहां। और अनाज मंडी में जो संचालन होता है वो एक तरह से क्या है, राज्य सरकारें इनको संचालित कराती हैं। ठीक है, राज्य सरकार क्यों संचालित कराती है? क्योंकि कृषि कैसा विषय है, राज्य का विषय, इसीलिए राज्य सरकारें अनाज मंडियों को संचालित कराने का कार्य करती हैं। इसमें क्या होता है, मंडी समितियां होती हैं जो संचालित करती हैं सारी चीजों को। ठीक है, मंडी समितियां होती हैं जो संचालित करती हैं सारी चीजों को। 10 से 17 एक तरह से सदस्य होते हैं, जिसमें सदस्य कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, डीएम करेगा, राज्य सरकार एक तरह से उसमें हस्तक्षेप करती है। सहकारी बैंक से आ सकते हैं या समितियों से आ सकते हैं। समाज से भी अगर कोई व्यक्ति है तो सदस्य के रूप में अपॉइंट हो सकता है, और नगर पालिका का कोई पार्षद एक तरह से आया। सबसे पहले मंडी इस्टेब्लिश की गई थी, पहली मंडी भारत की 1943 ईस्वी में हैदराबाद में की गई थी। हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, सबसे पहली मंडी हैदराबाद में एस्टैब्लिश्ड हुई। नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा। इन मंडी समितियों का संचालन, इन मंडी समितियों का संचालन, इन मंडी समितियों का संचालन एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट अर्थात कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, विपणन समिति अधिनियम विपणन समिति अधिनियम द्वारा संचालित, विपणन समिति अधिनियम द्वारा संचालित होती थी, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। नंबर एक, संविदा कृषि पर, संविदा कृषि पर रोक थी। नंबर 2, संविदा कृषि पर रोक थी। नंबर 2, कृषि उत्पाद की पहली बिक्री, उत्पाद की प्रथम बिक्री मंडी में ही होगी। कृषि उत्पाद की पहली बिक्री मंडी में ही होगी। अलग अलग उत्पाद के लिए, हाँ तीसरा नंबर, अलग अलग उत्पाद के लिए अलग 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 लेबी या शुल्क आरोपित किया जाएगा, फिर नोट नंबर 2,
नोट नंबर सेकंड, 2017 में 2017 में एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया गया और एपीएलएम 2017 एक्ट पास किया गया। एपीएलएम 2017 पास किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व में किए गए प्रावधानों में संशोधन किया गया। जैसे संविदा कृषि पर रोक हटाई गई, संविदा कृषि पर रोक हटाई गई, कृषि उत्पादों की पहली बिक्री मंडी में ही होगी, प्रावधान हटाया गया। कृषि उत्पादों की पहली बिक्री मंडी में ही होगी, प्रावधान हटाया गया। और कृषि उत्पादों की प्रथम बिक्री मंडी में ही होगी, प्रावधान क्या किया गया? हटाया गया। ठीक है। और अलग अलग उत्पादों के लिए, या ठीक है, सिंगल लेवी का प्रावधान किया गया। शॉर्ट में लिख लो, सिंगल लेवी का प्रावधान किया गया, सिंगल लेवी का प्रावधान किया गया। नोट नंबर तीसरा, इसके माध्यम से यही एक्ट के माध्यम से, ठीक है, हाँ, इसके माध्यम से किसानों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की बात कही गई। हेडिंग डाल लीजिएगा ई नाम। ई नाम हेडिंग डालिएगा, ई नाम, इसी में ई नाम। यह एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है, यह राष्ट्रीय कृषि बाजार है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2016 में
एक पोर्टल, एक राष्ट्रीय पोर्टल या पोर्टल लिखिए केवल, एक पोर्टल के रूप में की गई। वर्तमान में लगभग 985 मंडियां इस पोर्टल के माध्यम से 985 मंडियां इस पोर्टल के माध्यम से एकीकृत की गई है, तो ई नाम की स्थापना याद रहेगा। अब देखो, एक्चुअली मंडी समितियां बनी, मंडी का संचालन कैसे होगा, तो राज्य सरकार एक एक्ट पास की 2003 में, उसका नाम क्या था, एपीएमसी एक्ट, जिसमें बहुत से प्रावधान थे। आपके काम के प्रावधान यहां बता दिए हमने क्या, कि पहली बात तो यहां कॉन्ट्रैक्ट जो कृषि थी उस पर रोक लगी थी पहले, कि भाई कोई भी किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं कर सकता है, इस तरह की बात कही थी। दूसरी बात यह थी कि कोई भी किसान अपनी फसल को पहली बार जब बेचेगा तो इन्हीं पंजीकृत मंडियों में बेचेगा, अन्य कहीं नहीं बेचेगा। मतलब खुले में नहीं बेच सकता, यहां नहीं बेच सकता, यहां नहीं बेच सकता है, हाट में भी नहीं बेच सकता था और यहां पर नहीं बेच सकता था। पहले इस तरह का प्रावधान हुआ करता था इस एक्ट में, ठीक है। तीसरा, एक आड़ती अगर यहां पर कोई उत्पाद को खरीदता है तो एक आड़ती को केवल एक ही लाइसेंस मिलेगा और उसके लिए एक शुल्क उससे लिया जाएगा। अगर वो एक तरह से अदर प्रोडक्ट को भी बेचना और खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, उसको अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा और अलग उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान, इतना क्लियर हो गया। 2017 में यहां एक परिवर्तन किया गया और जब परिवर्तन किया गया तो इसी का संशोधित रूप आया क्या, एपीएलएम एक्ट, ठीक है, 2017। इसमें जितनी भी सारी चीजें थीं वो सब हटाई गई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अब कर सकता है किसान, ये प्रावधान किया गया। अब किसान कहीं भी बेच सकता है अपनी फसल, कोई रोक टोक नहीं होगी। अब कोई रोक टोक नहीं होगी तो अब इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, एक पोर्टल बनाया, ऑनलाइन पोर्टल, और ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने क्या, ई नाम। इस पोर्टल में जो भारत की समस्त मंडियां हैं उनसे जुड़ने के लिए कहा गया और उन मंडियों में क्या दाम चल रहे हैं फसल के वो किसान एक तरह से देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहां की मंडी में क्या दाम है, दूसरे मंडी में क्या दाम है, तो आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो, आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो। तो अब अगर आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो तो इस तरह का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था, इसका अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि कहीं भी फसल बेच सकते हो। तो इनाम के माध्यम से क्या है कि अपनी किसान फसल कहीं भी अब बेच सकता है। इस तरह का पोर्टल एक डेवलप किया है जिसे इनाम प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा, एक आड़ती को अब केवल और केवल क्या, एक लाइसेंस, और वो अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि भाई देखिए, जैसे किसान मंडी में घुसा तो मंडी में घुसने के बाद दलालों का एक जमावावड़ा इकट्ठा होता है कि लाओ गेहूं बेच रहे हो, लाओ बेच देते हैं। अब वो बेच देते हैं और वो दलाल वास्तव में किसका है, गेहूं वाले का, ठीक है, या दलाल वो दाल वाले का है। उसको लाइसेंस किसका था, दाल का। अब दाल का था तो ऐसी कंडीशंस में जस्ट लाइक कुली वाली कंडीशन होती है। पहले क्या होता था, कुली वाली कंडीशन होती थी किसानों की, हाथ रख दिया सामान पर तो दूसरा कुली बुला नहीं सकते हो आप, अगर उसने रख दिया आपके सामान पर हाथ, वो तब तक खड़ा रहेगा और दूसरा कुली आएगा नहीं। सेम यहां पर दलाल में था। अब किसान फसल बेचने के लिए गया, अब फसल बेचने के लिए गया और किसी दलाल के चक्कर में आ गया और वो गेहूं लिए है और वो दलाल है किसका, दाल वाले का।
वो दाल की खरीद और बिक्री कराने की दुकान बताता है। अब दाल वाले की दुकान है कोने में, ठीक है, और दाल वाले की दुकान है कोने में, वो दाल खरीदने का लाइसेंस ही नहीं, गेहूं खरीदने का लाइसेंस ही नहीं, तो वो बेचारा फंसा। और फंसने के बाद में दाल के ही काउंटर में अपनी आनन फानन में फसल बेचकर चला आया, उसको मिला ही नहीं गेहूं वाला कौन है। अब गेहूं वाला कौन है, तो दूसरे आदमी के पास जाओ, भैया गेहूं खरीदते हो? नहीं भाई दाल खरीदते हैं। नहीं भैया चावल खरीदते हैं। लाइसेंस तो एक ही के लिए मिलेगा, एक। तो इस तरह का प्रावधान किसान फंस जाता था। तो कहा गया क्या, जाकर कहीं भी मंडी में आप बेच लो। इस तरह का प्रावधान लाया गया किसमें, एपीएलएम। अब एपी एक तरह से यहां पर इसमें आया जब एलएम एक्ट के अंतर्गत, और जब प्रावधान इस तरह का आया तो इससे एक तरह से किसान ऑलरेडी भयभीत था। अब समझना कैसे भयभीत था, ठीक है। केंद्र सरकार के आए कानून जिनके लिए विरोध शुरू हुआ, ऑलरेडी ये एक्ट चल रहा था, ठीक है। ये तो राज्य सरकारों के एक्ट थे, और राज्य सरकारों के एक्ट थे तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या है कि राज्य सरकारें लागू करें या ना करें। तो अब क्या हुआ, केंद्र सरकार ने कानून बनाया। केंद्र सरकार ने कानून क्या बनाया, ठीक है, कि किसान एक तरह से जो लोग लागू करना चाहे लागू कर दें, वो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं, ठीक है। मायावती ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खेती को यूपी में किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि एक्ट तो था ही, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं किसान, ये प्रावधान इसमें किया गया था, जो नए कानून लाए जा रहे थे किसानों के लिए। अब समस्या क्या थी, किसान एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं। पहली बात, अगर विवाद होगा तो इस विवाद को सुलझाया जाएगा कहां पर, एसडीएम के माध्यम से, ठीक है। एक तो इसमें ये प्रावधान। दूसरा प्रावधान ये था कि किसान अपनी फसल क्या है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, ठीक है, कहीं भी बेच सकता है। इसमें भी था, वहां भी था, इसमें भी था, ठीक है। लेकिन किसानों को जानकारी थी नहीं पहले, जब हाईलाइटेड हुआ तो ये चीजें निकल कर आई, ठीक है। अब ये कहीं भी बेच सकता है, तो पंजाब सरकार तो राज्य सरकार इस प्रावधान को लागू किए ही नहीं थी, वहां की सरकारें नहीं थी। अब केंद्र सरकार एक तरह से जब लागू करेगी और डबल इंजन की सरकार आ गई तो ऑटोमेटिकली वहां पर लागू हो जाएगा, जैसे यूपी में लागू हो जाएगा, रोक ही नहीं सकता कोई। अब किसान अपनी कहीं भी फसल बेच सकता है, इस तरह का प्रावधान किसने किया, सरकार ने, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब विवाद कहां आया, किसानों का क्या कहना था। किसानों का यह कहना था कि ठीक है, हम अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती करते तो कॉन्ट्रैक्ट में कीमत का निर्धारण पहले होगा, वो हमको सहायता देंगे, वित्तीय सहायता और अन्य चीजें हमको प्रोवाइड कराएंगे, टेक्नोलॉजी और अन्य चीजें हमको दी जाएंगी। और जब सारी चीजें हमको दी जाएंगी तो ऐसी कंडीशंस में कीमत का निर्धारित हुआ 20 रुपया, ठीक है। लेकिन बाजार में रेट चला गया 80 रुपया, तो क्या बढ़ी हुई कीमत हमको मिलेगी? तो इसके लिए विवाद आएगा, और जब विवाद आएगा तो विवाद हम सुलझाने जाएंगे कहां, और एसडीएम राज्य सरकार का अधिकारी होता है, छोटे से पैसे में बिक जाएगा। इसलिए प्रावधान जो करिए कि हम कोर्ट जा सकें। इसके बाद कंपनी कह रही थी कि किसान तो खाली है, वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकता है, लेकिन कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा, और छोटी छोटी बात में किसान कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। इसलिए इस तरह का प्रावधान, ठीक है। झगड़े का एक कारण किसान कह रहा था कि कहां लाएं, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं हम, ठीक है, पहला। दूसरा, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, दूसरा प्रावधान। बहुत अच्छा प्रावधान है, बोले बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी इनाम चला ही रहे हो, कहीं भी बेच तो वहां भी सकता था, पहले भी एक तरह से प्रावधान था, लेकिन अब केंद्र सरकार लागू करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा।
अब किसान एक तरह से जब कीमत कहीं और मिलेगी तो किसान एक तरह से अपनी फसल दूसरी मंडी में या दूसरे बाहर बेचने के लिए तत्पर हो जाएगा। ठीक है, अब जब बाहर बेचने के लिए तत्पर हो जाएगा तो मंडी समितियां संचालित कैसे होती हैं? जब कोई किसान अपनी फसल बेचने के लिए आता है तो उनसे लेता है क्या? शुल्क, पैसा लेता है ना, कुछ रसीद कटती है 50 रुपए की, 60 रुपए की, ठीक है, शुल्क, जिससे संचालित होती है कौन? मंडी समितियां। अब किसान अगर मंडी में आएगा ही नहीं बेचने के लिए तो ये संचालित कैसे होंगी? ये संचालित कैसे होंगी? इनका खर्चा कौन करेगा? आपने कानून में कहीं नहीं लिखा। इसका तात्पर्य हो गया क्या कि मंडी समितियां समाप्त कर दोगे आप। और अगर समितियां समाप्त हुई, मंडी समितियां, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मंडियां समाप्त हो जाएंगी। अब मंडी के अंदर ही बैठे होते एफसीआई के लोग भी। जब मंडी में कोई जाएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि एफसीआई को भी आप धीरे धीरे क्या कर दोगे? और एफसीआई खरीदता है एमएसपी पर। इसका मतलब है आप क्या करने वाले हो भविष्य में? एमएसपी खत्म करने वाले हो। अगर आप एमएसपी खत्म करने वाले हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तो एमएसपी को टच भी नहीं कर रहे हैं। हम कहां खत्म कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भविष्य में देंगे एमएसपी आपको, एफसीआई भी रहेगा, एमएसपी भी देंगे, चिंता मत करिए। बोला यही कानून में लिख दो। क्या कर दो? लिख कर दे दो एमएसपी का मुद्दा कि भाई हम एमएसपी को क्या है, समाप्त नहीं करेंगे। एमएसपी किसानों को मिलता रहेगा, भले ही किसान अपनी अगर फसल कहीं बेचना चाहे तो बेच ले। आप पहले मंडी समितियों को संचालित कर रहे थे, मंडी को खत्म कर दोगे? नहीं, कहा जाता था कि ये सब आड़ती हैं, व्यापारी हैं वहां के, ठीक है, नहीं कहा जा रहा था, हाँ थे व्यापारी। अब मंडी एक तरह से खत्म हो जाएगी, इसका मतलब व्यापारी खत्म। अब जो आदमी एक तरह से मंडी के अंदर बैठा हुआ है वो बेरोजगार हो गया। हजारों लोग मंडियों में काम कर रहे हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक नया वर्ग यहां पर आ जाएगा और वो कंपनी वर्ग होगा। और कंपनी वर्ग होगा तो जाहिर सी बात है कि हम छोटे व्यापारी हैं, हम उनसे प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो एक तरह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा लुटाने के लिए। अब ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे क्या कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं। ये कह रहे थे क्या कि जब प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। अभी ये बिचौलिए ले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो कौन सही है कौन गलत? है सरकार सही है, किसान सही है ना? जबकि बहुत से लोग फेसबुक पर इसका विरोध कर रहे थे, समझे ही नहीं थे, वो चीजें समझे नहीं ना, इसलिए विरोध करना बड़ा आसान है। मर जाता किसान, एमएसपी खत्म कर देते या 2 साल में 100% 2 साल के अंदर कानून के माध्यम से ये एमएसपी खत्म कर देते, मंडी खत्म हो जाती। जब किसान बेचने ही नहीं जाएगा, मंडी में कहीं भी बेच सकता है, तो और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्या होगा? डायरेक्ट रूप से कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी खेत से किसान, और जब करेंगी तो उनको ज्ञान देंगी, ठीक है, ज्ञान देंगी। अब जब ज्ञान देंगी तो आधा तो किसान अनपढ़ बेचारा, अंग्रेजी जानता ही नहीं, अंग्रेजी जानता ही नहीं, उसको आप अंग्रेजी के कागजों में अंगूठा लगवाएंगे या साइन करवाएंगे। वकील से लेकर जाएगा तो वकील कहेगा बहुत बढ़िया है भाई साहब, बहुत अच्छा है, हो सकता है मिला हो। भाई देखे, यहां तो पूरा एक चैन तैयार होगा ना, फिर चैन तैयार होगा। तो क्लियर हुआ एमएसपी का मुद्दा क्या था किसानों का, जबकि ऑलरेडी ये सारे प्रावधान थे।
लेकिन केंद्र सरकार लाकर एमएसपी को खत्म करके इसको जबरदस्ती लोगों के बीच में फैला रही थी। जब है ना इस तरह का प्रावधान, एपीएलएम में तो है ही ना, जब है तो फिर किस बात की जरूरत है? क्योंकि केंद्र सरकार लाती तो पूरे देश में जैसे ये लागू होता है एमएसपी को समाप्त करना इनके लिए आसान हो जाता। जो पंजाब के किसान हैं वो इसका विरोध किए और इसी कारण से ये चीजें निकल गई। ठीक है, कृषि विपणन हो गया, कृषि वित्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चलेंगे अब नेक्स्ट। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, हाँ हेडिंग डाल दीजिए। इसमें बस टर्म और कंडीशन दिखाएंगे कहां से कितना किसानों तक मिलता है। ठीक है, लिखिएगा।